अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है न्यूजीलैंड, दहशतगर्दी और पाकिस्तानी। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान में जो ख़ानदान है जिनके प्यारे वहां पर मौजूद है उनमें शदीद बेचैनी है। जिनकी शहादत हो गई उनको पाकिस्तान वापस लाना है और जो अभी भी लापता है उनको तलाश करना है। इसके बाद बात होगी नैब एहतसाब जाने लेने लगा। क्या वाकई नैब एक बेलगाम अदारा है जिसका काम लोगों की तज़ीक और तजलील करना है? क्या कोई बाइज्जत शख्स नैब के हाथों तजलील बर्दाश्त कर सकता है? और आखिर में बात करेंगे पेशावर मेट्रो की तारीख पर तारीख। लाहौर और इस्लामाबाद मेट्रो पर तनकीद करने वाली तहरीक इंसाफ अपने ही सूबे में अभी तक मेट्रो चलाने में नाकाम क्यों है? पेशावर जो मेट्रो है इसका बजट क्यों बढ़ा और तारीख पर तारीख क्यों आ रही है? आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी की जो कल वाली ही है, उसी से मुंसलिक उसमें मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। जुमे को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में 2 मसाजिद पर हो रहे दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल के मुताबिक 6 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हो गई है और उनके नाम सामने आ गए, जिनमें सुहेल शाहिद है, सैयद जहांदाद अली हैं, सैयद अरीब अहमद है, महबूब हारून है, नईम रशीद है और तलहा नईम। जबकि 3 अफराद अब भी लापता है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। इसके अलावा 4 पाकिस्तानी जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। इसका सूरत हाल के इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पूरे ट्रॉमा से उस कौम ने डील किस तरह से किया है। उनकी जो वज़ीर आज़म है जसिंडा, आज वो पहुंची मुस्लिम कम्युनिटी से बात करने के लिए और उन्होंने वहाँ पर जो है एक कंजर्वेटिव, जिस तरह से मुसलमान मुआशरे में ख़वातीन ड्रेसअप होती हैं उस तरह से उन्होंने अपना लिबास ज़ेबतन किया और उनके चेहरे पर जो तकलीफ़ देख रहे हैं, जो एक हम उनके साथ देख रहे हैं कि इज़हार यकजहती कर रही हैं, ये एक बड़ी ही खूबसूरत एक रिवायत थी। हर पाकिस्तान में भी रिवायत के पासदार तो हम हैं, लेकिन वहाँ पर मुआशरे में इस तरह के जो इमेजेस हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, इसलिए इसको हम हाईलाइट करना ज़रूरी समझते हैं। एक एक लफ्ज़ जो था वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने तोल कर बोला। कोई भी इतने हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में कोई उनकी स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इस तरह के वाक़यात पे रिएक्ट करने से पहले हम लोग भूल जाते हैं कि अल्फाज का चुनाव क्या करना है। जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके बाद मैं कुछ जिम्मेदार मिनिस्टर्स की आपको स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ, जिनमें से बात को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। शीरी मज़ारी साहिबा ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है। सबसे पहले जब ये वाक़या हुआ, जब उन्होंने पहला रद्द-ए-अमल ये दिया जो अपनी स्क्रीन पर हम आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपेरेंटली एक सफ़ेद फार्म शख्स जिसके पास एक बंदूक थी, वो ऑस्ट्रेलियन था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो थी वो बाल बची है इस हमले के अंदर। अब आईसीसी को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और शायद इंटरनेशनल क्रिकेट को न्यूजीलैंड में सस्पेंड कर देना चाहिए है इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद। अब ऐसे ही उन्होंने ट्वीट की, बहुत शदीद तनकीद उन पर की गई कि भाई इतने बड़े ह्यूमन ट्रेजेडी में आपको अगर क्रिकेट सबसे पहले याद आ रहा है, नहीं आना चाहिए था। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों ने उनको याद भी कराया कि आईसीसी ने इस नोटिस से लिया था, आईसीसी ने बैन नहीं किया था। ऑफकोर्स जो टीमें थी पाकिस्तान आने वाली उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई ऑफिशियल बैन कभी भी नहीं था। बहरहाल अच्छी बात शीरी मज़ारी साहिबा की ये थी कि कुछ ही देर के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक और रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा कि ओके, आई रियलाइज माई ट्वीट ऑन क्रिकेट, न्यूजीलैंड एंड आईसीसी दो वैलिड वर बैडली टाइम्ड। वो कहते हैं कि मेरे एतराज़ात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वक्त जो था शायद ये ऐसी ट्वीट करने का नहीं था। बहरहाल उन्होंने कहा ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि लफ्ज़ टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा न्यूजीलैंड की हुकूमत की तरफ से और जो वहाँ पे लोग हैं उनकी तरफ से। बहरहाल ये बात भी दुरुस्त साबित नहीं हुई, क्योंकि वहाँ की वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कभी किसी वेस्टर्न लीडर ने इतना क्लियरली इसको टेररिज्म नहीं करार दिया जितना कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने इसको कहा था। आगे बढ़ते हैं जी। शायद अभी तक असद उमर साहब अपने उसी अपोजिशन फेज़ में है। ये दोनों मिनिस्टर्स हैं, इनकी एक एक स्टेटमेंट इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाती है और शायद इस बात का 6-7-8 माह बाद उनको मज़ीद अंदाज़ा हो जाए, बिकॉज अगर आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स इस तरह की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वो चीज़ पिकअप होती है। असद उमर साहब ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी बड़ी एक आयरनी की बात है कि ऑस्ट्रेलियन वाइट सुप्रेमिसिस्ट, यानी जो एक सफ़ेद तअस्सुब परस्त शख्स था, नस्ल परस्त शख्स था, जिसने 49 लोगों को शहीद किया, एक ऐसे माशरे में उस वक्त हुआ है जब एक दिन पहले उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, उन्होंने खूब धुनाई की थी इंडियन टीम की और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी जीत दिलाई थी और खुशी फैलाई थी। इस पर भी बहुत एतराज़ हुआ क्योंकि ये एक बैडली टाइम्ड ट्वीट थी और यहाँ पर भी क्रिकेट एनालॉजी इस्तेमाल की गई और बड़ी ही एक जिसे कहें टोन डेफ किस्म की ट्वीट है, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात करूँ। बहरहाल शीरी मज़ारी साहिबा ने तो माफ़ी मांग ली, बिकॉज उनको अंदाज़ा हुआ कि शायद ये बात इस वक्त नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन असद उमर साहब ने फिलहाल ये नहीं कहा। उन्होंने बल्कि एक और ट्वीट डाल दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो कहते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है उस्मान ख्वाजा वाली मिसाल का क्राइस्ट चर्च टेरर से,
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने सफ़ेद फार्म लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन उनकी इस जीत के पीछे जो इमिग्रेंट्स हैं उनका ही हाथ था। और मैं ये बात कहना चाह रहा था, बहरहाल अगर वो बात कहना भी चाह रहे थे तो वो कन्वे नहीं कर पाए, बिकॉज बहुत सारे लोग इस बात से उनकी अग्री नहीं कर रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लीडरशिप ने तो कह दिया कि ये दहशत गर्दी है, लेकिन जो मीडिया अभी तक वहाँ पर है वो मेंटली शायद ट्रेंड नहीं है, ट्यून्ड नहीं है, उन्हें मालूम नहीं कि अभी भी सफ़ेद फार्म शख्स के साथ टेररिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके लिए भी ये नया तजर्बा है। आपको दिखाते हैं जी, 2 मुख्तलिफ वाक़यात हुए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लड़का था जिसका नाम उमर बतीन था और उसने ऑरलैंडो में एक क्लब के अंदर शूटिंग की थी, जिसके नतीजे में 50 लोग वहाँ पर जाँ भाग हुए थे। और उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया गया इस मीडिया के अंदर, ये इन दोनों के कंपैरिजन के लिए तस्वीर साथ लगाई हैं कि उमर जो है उसे एक आईसिस मेनियक कहा गया है, जो कि 50 लोगों को कत्ल कर दिया, और उसने कहा वर्स्ट यूएस टेरर अटैक है सिंस 9/11। दूसरी तरफ एक बरतानवी अखबार ने इस शख्स के हवाले से, जो कि ब्रेंटन टैरेंट है, जिसने आज अदालत में पेश होकर दोबारा वो तमाम निशानात बनाए हैं जिससे वो अपनी वाइट सुप्रीमेसी को करना चाहता था मज़ीद पब्लिसाइज, उसके बारे में कहा जी एक मासूम सा एंजेलिक सा बच्चा था जो बड़ा हो गया एक फार राइट मास किलर में। न जाने क्या हुआ है उसका, जो दुनिया में जब घूम रहा था उस दौरान उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक मासूम सा बच्चा एक किलर बन गया है। और उसके बारे में ऐसी हौलनाक ज़बान नहीं इस्तेमाल की गई जैसे कि एक मुसलमान किलर के बारे में की गई थी। चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आने की ज़रूरत है, और ये जो हेडलाइंस है 2 मुख्तलिफ अखबारों की, ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। उस मस्जिद के अंदर भी अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग जो हैं वो बचने में कामयाब हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग खुश नसीब नहीं थे और उनके घर वाले यहाँ पर परेशान हैं। पाकिस्तानी उनके बारे में अपडेट्स जानना चाहते हैं। 3-4 लोग अभी तक मिसिंग है। ऑफ कोर्स एक लम्हा उस ख़ानदान के लिए बड़ा शदीद सख्त गुजर रहा होगा। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सईद मुअज़्ज़म शाह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या अभी तक डेवलपमेंट हुई है, इनसे हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म साहब, वक्त निकाल के हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा लेट वक्त है, लेकिन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या है आपके पास अभी तक तस्दीक शुदा है दादोशुमार, कोई डेवलपमेंट हुई है उसमें, आपको मालूम हुआ है कुछ और उसमें तब्दीली आई हो? जी देखिए, अभी सबसे चंद घंटे पहले, 2 घंटे पहले तकरीबन 12:30 बजे क्राइस्टचर्च के टाइम पे खबर ये आई थी कि 49 से बढ़कर 50 जो हैं वो टोटल डेड इन्होंने डिक्लेयर किए थे। हमने जो लिस्ट न्यूजीलैंड के साथ आज सुबह को शेयर की थी हफ्ते के रोज, वो 10 लोगों की थी। तो हमें दिन के वक्त ये पता चला कि एक साहब तो इंजर्ड हैं और वो लोकेट हो गए हैं और वो आईसीयू में हैं, मोहम्मद अमीन नासिर साहब। पीछे 9 लोग रह गए थे जो मिसिंग थे, जिनका पता नहीं चल रहा था। उनमें से 6 लोगों की अभी कंफर्म की है उनकी शहादत न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने तकरीबन 2 घंटे पहले। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि 10 में से 6 लोग शहीद हो चुके हैं, 1 इंजर्ड हैं और 3 लोग जिनमें ज़ीशान रजा साहब और उनके वालिदैन जो हैं वो अभी तक ऑफिशियली लापता हैं। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि उनके हवाले से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चंद डेड बॉडीज अभी रह गई हैं जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है, उनकी जो हुलिया है, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मिलती है ज़ीशान रजा साहब और उनकी वालिदैन। अल्लाह इनके ख़ानदान वालों को हिम्मत दे, हौसला दे, सब्र दे। पाकिस्तान में जो मौजूद फैमिलीज़ हैं वो किस तरह अपने लोगों से रब्ता कर सकती है? हाई कमीशन इस सिलसिले में कैसे असिस्ट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे पिछले 36 घंटों में? जी देखिए, तमाम लोग जो ये 10 हैं इनकी फैमिलीज हमारे साथ राब्ते में हैं। हर फैमिली में से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वक्तों में राब्ते में हैं, मुझसे भी राब्ते में हैं, हमारे सफ़ीर साहब से भी राब्ते में हैं और वजारत खारजा से भी राब्ते में हैं। तो हम उनको हर स्टेज पे अपडेटेड भी रख रहे हैं, उनको सहूलत भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में, कल सुबह जब यहाँ होगी चंद घंटों के बाद, तो अब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि जो मैयत पाकिस्तान है वो कौन लोग हैं वो हमें बता रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास वो डेटा आ गया है, हम उस पर काम शुरू कर रहे हैं। जो लोगों की तदफीन यहाँ होनी है, अब तक हमें 2 लोगों का बताया गया है, उनके तमाम इंतजाम ऑलरेडी कंप्लीट हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत मदद मिली है आज मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ क्राइस्टचर्च की, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो एसोसिएशन है वो बहुत काबिल तहसीन काम यहाँ कर रही है, उनकी भी बहुत सपोर्ट है। तो उन्होंने सारा बंदोबस्त कर लिया है हमारे साथ मिलकर। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है नईम साहब और उनके जो बेटे हैं उनकी तदफीन उधर ही होगी क्राइस्ट चर्च के अंदर, लेकिन जो बाकी लोग हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वापस आए, उनके जो प्यारे हैं इस मुल्क में ही दफन हो। ये प्रोसेस कितना लंबा होगा? ये भी इंतजार भी बड़ा दुश्वार और तवील होता है, इसमें कितना वक्त लगेगा अभी?
देखिए, नईम राशिद साहब और उनके जो साहबजादे हैं, उनकी यहाँ काफी बड़ी फैमिली क्राइस्ट चर्च में ही मुकीम है। हमें भी थोड़ी देर पहले पता चला है कि नईम साहब की जो वालदा हैं वो गालिबन पाकिस्तान से आना चाह रही है, तो उनकी वीजे की सहूलत के लिए भी फॉरेन ऑफिस इस वक्त बिल्कुल इकदाम ले रहा है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई है, वहां पे इस पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, तो वो इंशाल्लाह यहाँ आ जाएंगी। तदफीन का बंदोबस्त यहाँ हो गया है क्योंकि उनकी ख्वाहिश यहाँ है। जो 4 लोग हैं इनके लिए हम जो हमने वजारत खारजा से जो हमें हुक्म आया है कि फौरन इसका बंदोबस्त किया जाए, वो हमने काम शुरू कर दिया है। कुछ काम जो है वो सुबह को होगा, कुछ मंडे को होगा, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये अमानत जो है ये पाकिस्तान पहुंचा दी जाए उन खानदानों तक। मौज़म साहब, कुछ मेरी बात वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी हुई, लेकिन आप बेहतर वेल कनेक्टेड है वहाँ पर, खौफजदगी भी है उन लोगों के अंदर, लेकिन ओवरऑल आप मुझे बताएं कि वहाँ पे लोग क्या इस वक्त तासुरात हैं, बेहतर नॉर्मल की तरफ जा रही हैं चीज़ें? देखिए, न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा जो है वो सानिया हुआ है। आज क्राइस्ट चर्च में मुझे नजर आ रहा था, और कल जब मैं वेलिंगटन से आने की कोशिश कर रहा था तो वहां पे भी रोडों पे नजर आ रहा था कि जैसे कर्फ्यू का समय है, क्योंकि पूरा मुल्क टीवी के सामने बैठ गया था, किसी को यकीन नहीं आ रहा। आज हम 500-600 मुसलमान जो सारा दिन हॉस्पिटल और एक कम्युनिटी सेंटर के बीच में घूमते रहे हैं इत्तला के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो हमें इतना, मैं देख रहा था यहाँ पे लोग जो गोरे हैं वो इतना खाना पीना पहुंचा रहे थे, इतनी मदद कर रहे थे कि नजर आ रहा था कि ये पूरा मुल्क शौक में भी है और बहुत शर्मिंदा भी है। मुलजिम को आज हमने देखा अदालत में पेश किया गया है, और उसने वहाँ पर भी वो जो है बड़ा कॉन्फिडेंट, और उसको बिल्कुल कोई रिमोर्स या कोई उसको जिसे कहें कि अफसोस नहीं दिखाई दे रहा था। अब क्या होगा इससे आगे, क्या प्रोसीजर है उसमें, कब तक कोई फैसला होगा? मेरा ख्याल है काफ़ी जल्दी से इसका ट्रायल किया जाएगा, इतना बड़ा सानिया है। देखिए, अभी ये जरा एक कानूनी नुक्ते हैं इसके अंदर, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर हुई है कि जिस दिन ये हुआ है उसके चंद घंटों के बाद जो मेन आदमी है, जो मुलजिम है जिसने ये किया है, उसको फौरन अरेस्ट कर लिया गया था। रात होने से पहले उसको मर्डर पे चार्ज कर दिया गया था, और आज सुबह को उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। 2 और जो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है वो भी हिरासत में हैं, और इस वक्त ये देखा जा रहा है कि वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये मेरे लिए कहना इस वक्त मुमकिन नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन लगता ऐसा है। आज वजीर आजम की तकरीर बहुत अच्छी थी, जसिंदा आर्डन ने कहा कि हम फौरन जो गन लॉज हैं, जो हथियार रखने के यहाँ पे कानून हैं, और उस पर नजरसानी करेंगे और उनको चेंज करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है कि इतना अमन वाला मुल्क में इतने बड़े लेवल का जो है ये सानिया हुआ है। जो इस वाक़े के बाद मुसलमान कम्युनिटी ख़ास तौर पे दुनिया भर में हिल कर रह गई है, जो वहाँ पर मुसलमान हैं, क्या उनको लगता है कि अब इस तरह के वाक़यात वो और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि शायद वो उतने अब कंफर्टेबल नहीं है, उतने फ्री नहीं है जितने वो पहले महसूस करते थे, उतने महफूज नहीं है? देखिए, ये यहाँ पे तो ऐसी कोई हमें नजर नहीं आती, कोई शवाहिद नहीं है। ये जो साहब जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुजरिम हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से 3 साल पहले आए थे। इनके साथ जो लोग पकड़े गए वो लोग भी 3 साल पहले आए थे। ऑस्ट्रेलिया ने मान भी लिया है कि ये वहां पैदा हुए थे, उनके शहरी हैं, और ये यहाँ पे आके रह रहे थे और इस तरह की तकरीबकारी की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने कहा 3 लोग जो है उनको वेरीफाई करा रहे हैं, लेकिन आपको ऑलमोस्ट यही लग रहा है कि शायद कोई अच्छी खबर ना हो, अफसोसनाक खबर ही हो। ये तरीकाकार क्या है वहाँ पर शिनाख्त करने का? डीएनए है और क्या क्या तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं? देखिए, अभी तो उनकी शिनाख्त डीएनए और पोस्टमार्टम वगैरह तो ये सब चीजें तो वो कर चुके हैं, ये तो आज सारा दिन लगे रहे हैं इस काम में। लेकिन जो हमने उनको हुलिया दिया था, और जो हमारे एक साथी हैं पाकिस्तानी जो उनको पहचानते थे, अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सुबह को अगर सुबह तक की शिनाख्त नहीं होती, कंफर्म नहीं होती, तो वो साहब जिन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी थी, हम उनको हॉस्पिटल लेके उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस से कि इनको ले जाके शिनाख्त करने की इजाजत दी जाए। लेकिन ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप होगा, उससे पहले ही इंशाल्लाह हमें ये खबर मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया सैयद मौज़म शाह साहब, हमें ज्वाइन करे थे न्यूजीलैंड से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिकॉज बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो चाह रहे हैं, जिनके प्यारे वहाँ पर मौजूद हैं, कि वो वहाँ पर जाएँ, वीज़ा लेकर उनको अपनी डेड बॉडीज़ को रिसीव करके लेके आए। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो वीज़ा प्रोसेस है, ये इसको कितना आसान बनाएंगे? आज आप लोगों ने कहा तो है कि वेबसाइट के ऊपर वीज़ा अप्लाई करें, हुकूमत जो है मदद करेगी, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल वीज़ा न्यूजीलैंड का, आसान कैसे बनाएंगे आप लोगों के लिए?
देखिए, हमारे वहाँ जो हाई कमिश्नर हैं, उनका मुसलसल राब्ता है न्यूजीलैंड के हुकाम से। चाहे जब मरीजों का देखना था अस्पताल में, आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस था, या जो मिसिंग पर्सन थे उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस था, वो अपना हमारे वहाँ जो है DCM वहाँ मौजूद भी थे और सब चीज़ों को सुपरवाइज भी करते रहे। अब उनमें से 6 हजरात ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है और बदकिस्मती से वो भी शुहदा सब में हैं इस वक्त। वो हमारा ख्याल था कि शायद बच जाएं, लेकिन नहीं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो मुतासिर हो गए इस सानिया के। तो उनमें से 4 के बारे में ये इतलात हैं, मुझे उन्होंने बताया है कि वो बॉडीज को वापस लाना चाहते हैं पाकिस्तान तदफीन के लिए और यहाँ बैरियल के लिए, और 2 का वो वहीं करना चाह रहे हैं। तो हम जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं, जिस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, मदद मामलत कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। हमारा फर्ज भी है और हम करेंगे इंशाल्लाह। जितना वीजा का प्रोसेस है उसको जितना एक्सपेडाइट कर सकते हैं करेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस हैं वहाँ इस वक्त, वहाँ इस नौइयत का वाक़या कभी पहले हुआ नहीं है। और ठीक है, वो उनको इंटर करेंगे। जाते जाते कुरैशी साहब, बिकॉज ऑब्वियसली डिप्लोमेसी भी इसमें बड़ी अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान खुद इतने बड़े इशू से अभी तक डील कर रहा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। क्या अब आपको लगता है कि दुनिया में जब हम ये बात करते हैं तो हमारा नैरेटिव जो है अब उनको समझ में आना शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए, हम तो कहते आए हैं कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये किसी इलाके तक, किसी मुल्क तक, किसी मजहब तक और किसी नस्ल तक महदूद नहीं है। और अगर इसका हमने इस पर गलबा पाना है तो हमें एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, एक रीजनल कोऑपरेशन चाहिए, जिसके जरिए हम इस बला से, इस वबा से जान और छुटकारा पा सकेंगे। अब अभी मुहर्रकात देखने होंगे, ये जो लोगों ने किया है इसकी पीछे क्या सोच का असरमात थी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर इस्लामोफोबिया था तो उस इस्लामोफोबिया को देखना होगा। मेरी तुर्की के वजीर खारजा से राब्ता हुआ है और वो भी बिल्कुल एक इश्तराक की कैफियत में थे, और उन्होंने और पाकिस्तान ने, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक फैसला किया है कि हम एक हंगामी इजलास, OIC का हंगामी इजलास तलब कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि तुर्की ने मिलकर ये तहिया किया कि OIC का एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया जाएगा। एक और बात यहाँ पर, आप जैसे कि कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो थी न्यूजीलैंड के, उन्होंने कहा कि हमारे जो गन के लॉज हैं वो बदलेंगे। तो हम पाकिस्तान में तो हम मजम्मत कर देते हैं, शदीद मजम्मत कर देते हैं, दुख का, गम का इजहार कर लेते हैं, लेकिन ये जो कौमें होती है जिनके साथ बड़े बड़े सानियात गुजरते हैं, वो उससे एक कदम आगे बढ़ के उन वजूहात को तलाश करती है और उनको तब्दील या बेहतर करने की कोशिश करती है ताकि आइंदा ये वाक़या ना हो। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। नैब जो है क्या अब जाने भी लेने लगा है, ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नैब एक ऐसा इदारा है जिससे बज़ाहिर कोई भी सियासी जमात खुश नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। वज़ीर आज़म साहब खुश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर बहुत वोकली कह चुकी है कि हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। PMLN भी इसके बारे में जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती है ये आप सब लोग जानते हैं। 15 मार्च जुमे के दिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब जो हैं उन्होंने खुदकुशी की और चीफ जस्टिस साहब के नाम एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने जो वजूहात बताई वो ये बताई, नैब है उनको हरासा कर रहा है, उन्हें तंग कर रहा है। खुदकुशी से कबल उन्होंने जो खत लिखा उसके कुछ मैं आपको सीधा सीधा निकात बताना चाहती हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि जी 2008 में एक प्लॉट के मामले पे एक केस था जिसमें नैब ने मेरे खिलाफ एक रेफरेंस जो था उसे फाइल किया था। उसके बाद वो कहते हैं कि 2017 से नैब ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई थी। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि उस वक्त जो थे चेयरमैन नैब वो कमर जमान चौधरी साहब थे, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मर्जी से लगाए गए थे। थोड़ा सा मैं सिर्फ एक्चुअली करेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैंने बात करनी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद उन्होंने कहा कि नवंबर 2017 में मेरा वजीर दाखिला यानी वजारत दाखिला की जानिब से नाम 3 माह के लिए ECL में डाला गया। फैक्चुअली आपको बता दें कि उस वक्त एहसन इकबाल साहब जो थे वो वजीर दाखिला थे। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इस खत में कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मेरा नाम अभी तक ECL में शामिल है।
1 سال میں نیب نے میرے خلاف 3 تفتیش اور 2 انکوائریاں کھولی تھی. میری آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر ان کیسز میں میرا بیان پڑھ لیں اور اگر نیب غلط قرار پائے تو آپ ان الزامات سے میرا نام ہٹا دیجیے گا. ایک اور بات جو بڑی سخت کہہ گئے, انہوں نے کہا کہ میرے کیس میں سوائے ایک شخص کے باقی تمام نیب تفتیشی حکام انتہائی نااہل, سخت رو, مغرور اور غیر تربیت یافتہ تھے اور تفتیشی حکام نے مجھے جانے بغیر ہی پہلے سے ہی تعین کر لیا تھا کہ میں بدعنوانی میں ملوث ہوں. اس کے بعد جو انہوں نے بات لکھی وہ کافی تکلیف دی تھی. انہوں نے کہا کہ میں بے عزتی ہتھ کڑیوں میں گرفتاری اور میڈیا کے سامنے پریڈ کرائے جانے سے بچنے کے لیے اپنی جان لے رہا ہوں, خودکشی کر رہا ہوں, اور میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیب حکام کے رویے کا نوٹس لیں تاکہ میری طرح دیگر سرکاری ملازمین کو ان جرائم کی سزا نہ ملے جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب اپنی جان اس امید پر دے رہا ہوں نظام میں مؤثر تبدیلی لائیں گے, ایسا نظام جہاں نااہل افراد احتساب کے نام پر معزز شہریوں کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں. ایک بڑا افسوسناک خبر تھی, ایک بڑا کنگ واقعہ تھا. بات کریں گے, ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب موجود ہیں, سابق پروسیکیوٹر نیب بھی رہ چکے ہیں اور آف کورس کچھ اعتراضات راجہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں, خاص طور پہ جو ریسنٹ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں شریف خاندان کے خلاف. سب سے پہلے تو راجہ عامر عباس صاحب, یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے کہ حکومت بدلتی رہے, چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی ہو. میرا جو اینگل وہ یہ نہیں ہے کوئی سیاسی بات کروں, میرا اینگل اس ادارے کے حوالے سے بات ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تب یہ معاملہ شروع ہوا, حکومت بدلی تب بھی اس ادارے کی جو تھی طریقہ کار کام کرنے کا وہی ہے. سو یہ ابھی یہ جو جان گئی ہے, ابھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا یہ رائے گا چلی جائے گا؟ یہ ماریا, سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک بات ہے کیونکہ بریگیڈیئر صاحب میرے بھی بڑے اچھے دوست بھی تھے, جاننے والے بھی تھے, اور جو میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط نروس کے اعصاب کے مالک تھے اور ان کے اندر کوئی اس قسم کی ٹینڈنسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی وہ سوسائیڈل ٹینڈنسی ہو. اب اس چیز کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جی آیا واقعی وہ ایک سوسائیڈ ہے, کیونکہ اس میں جون سے ہے ان کی کسی قسم کی وہاں پہ ان کو ہاسپٹل میں جا کے چیک اپ نہیں کرایا, ان کی رپورٹ نہیں لی گئی. ممکن ہے کیونکہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے, میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جی جہاں پہ اکثر پوائزننگ کے کیسز ہوتے ہیں کہ یا کوئی ایسی چیز کھا لی جاتی ہے یا دے دی جاتی ہے, پوائزن ہونے کا چکر ہوتا ہے, تو بہتر تو یہ ہوتا تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل گئی تھی تو وہاں سے ان کی پوسٹ مارٹم ضرور ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو خط ہے اس کی تصدیق ان کے بھائی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نے لکھی ہے اور جو الفاظ ہیں وہ میرے بھائی نے ہی لکھے ہیں. سو یہ پارٹ جو ہے آئی تھنک یہ آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ہی ہے کہ ان کے گھر والے اس بات کو بلیو کرتے ہیں. صرف میں اب جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایشو انہوں نے اٹھایا کہ یہاں پر کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہر کوئی نہیں ہوتا شاید اتنا مضبوط, بظاہر لوگ ہمیں بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے ہوتے, وہ نہیں سہ پاتے, یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے. آپ نے درست کہا, نیب کے اندر, بلکہ مجھے تو یاد ہے ایک نیب کے انویسٹیگیٹر تھے, کامران ان کا نام تھا مرحوم, انہوں نے بھی جب وہ یہ کیس کر رہے تھے رینٹل پارک کا تو اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے خود بھی سوسائیڈ کر لیا تھا. اب نیب میں جو باتیں اس خط میں نظر آ رہی ہیں کسی حد تک اس میں جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ درست ہے, کیونکہ نیب کا جو عملہ ہے اس کے بارے میں اگر لکھا جا رہا ہے کہ غیر تربیت یافتہ ہے, بڑے جونیئر قسم کے آئی اوز ہوتے ہیں, وہ وائٹ کالر کرائم کو شاید اس طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ یہ اگر انکوائری 2016, 17, 18 سے چل رہی تھی, اب وہ ریفرنس کی سٹیج آ گئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی ایک لیگل مائنڈ ان کے پاس تھا, کوئی اریسٹ نہیں ہو رہے تھے. تو اس کو ایک پولیس کو یا جو ہماری انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں ان کے لیے یہ انویسٹیگیٹ ہونا بہت مینڈیٹری ہے, بہت ضروری ہے کہ جناب یہ کاز آف ڈیتھ کیا تھی. اور اگر واقعی یہ چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کے نیب سے انہوں نے کیا, تو پھر نیب کے اندر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس طرح کی, اگر اس طرح سے کسی افسر کے خلاف کوئی, فار ایگزامپل ابھی افسران ہوں گے, کس طرح انکوائری ہوتی ہے, اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ اگر کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں تو نیب میں جہاں تک میرے علم میں ہے جہاں بھی تفتیش ہوتی ہے تو وہاں پہ تمام چیزیں ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہوتی ہیں, اور اگر یہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈنگ میں کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی یا کوئی ان کو بلیک میل یا اس قسم کی چیز ہے, یہ تمام ریکارڈڈ پروسیڈنگز ہوتی ہیں. تو
तो इसको चेक करना जो हमारी एजेंसीज हैं वो यकीनन कर सकती हैं कि कोई इनके ऊपर किसी किस्म का बैड इन्फ्लुएंस तो वो नहीं डाल रहे थे, इनको प्रेशराइज तो नहीं कर रहे थे, ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे थे। इसके अलावा आया वो जो ऑफिसर्स थे वो किस लेवल के थे, क्योंकि ये बड़े सीनियर पोजीशन पे रह चुके हैं, पहले ब्रिगेडियर रहे हैं, आईएसआई में रहे हैं, उसके बाद मेंबर्स थे ये सीडीए में। ऑल्दो के सीडीए में उस जमाने में काफी सारे केसेस ओपन हुए, लेकिन अब उसमें देखना है कि जी वो क्या स्टेज थी और किस वक्त क्यों ये खास वक्त में आके उन्होंने डिसाइड किया कि जी नहीं, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं खुदकुशी करता हूँ। 3 साल तो वो केस भुगतते रहे। तो इसको ब्रिगेडियर साहब की डेथ को हमें एक मिसाल बनानी चाहिए और इस चीज को खत्म करना चाहिए कि जनाब इस मुल्क में अगर कोई डेथ होती है, अगर कोई किसी अदारे के प्रेशराइज में आके, क्योंकि हमने नैब को देखा है, नैब माजी में बिल्कुल पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए भी यूज होती रही। और मैं तो अक्सर हूं कि ये जो बड़े लोगों को ये अपने कहने पे या किसी प्रेशर में आके केसेस करते रहे हैं, ये चीज नैब से खत्म होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए जिसमें वो बात तो होती है अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड का मतलब ये नहीं, आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस साहब ने हालिया नैब चेयरमैन को बुलाया भी था और उन्होंने कहा और तंबी बल्कि की थी कि ये क्या आप लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं, अभी इंक्वायरी शुरू नहीं होती, आप सिविल सर्वेंट्स को, पॉलिटिशियंस को आप टीवियों पे दिखाना शुरू कर देते हैं, आप एक स्टिग्मा उनके साथ लगा देते हैं और अल्टीमेट क्या होता है कि आप मंतिकी इंजाम तक तो केसेस पहुंचाते नहीं। आपने हालिया देखा कि शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने अरेस्ट किया और ऐसे उन्होंने बैक टू बैक प्रोग्राम्स किए ये और बाद में जब बेल की स्टेज आई तो हमने देखा कि नैब के पास तो वो सॉलिड किस्म के कोई केस बना ही नहीं, डेवलप ही नहीं कर सकी थी। तो ये चीज़ें हैं कि नैब पे, मैं खुद कुछ रोज़ पहले एक केस में पेश था तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने मुझसे पूछा, जनाब ये नैब को कौन चेक करता है? आज से 1 हफ्ते पहले की बात है। तो वहां पर फिर यही कहा गया कि जी बस इस कानून में तो कोई ऐसा चेक इन पे नहीं है, अल्लाह ताला ही इनको चेक कर सकता है। तो अब ये वो चीजें हैं कि इनको अगर आपने चेक रखना है किसी किस्म का तो फिर दोबारा से बात आती है लेजिस्लेशन की। आपने जब तक कानून में तरमीम नहीं की तो आप नैब को या इन कवानीन को चेक नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा मेरे बात साहब ये कह रहे थे कि लेजिस्लेशन ही होगी जिससे मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और ऐसे मामलात हुए हैं इससे पहले कि लोगों को नाजायज़ तौर पे तंग किया गया, लेकिन बहरहाल जो नैब के कवानीन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके हवाले से सवालात उठते ही रहते हैं। और ये अगर खुदकुशी की गई, अगर जान ली गई, और उनका कहना ये, उनके ख़ानदान का कहना ये जो एक सुसाइड लेटर है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ तज़लील की गई है, तो आई थिंक कि उनके ख़ानदान का वर्जन हमें उसको क्वेश्चन करना नहीं चाहिए। बहरहाल ब्रेक पर हम जाएंगे। पेशावर मेट्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसके सवालात के जवाब देने मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रेवली आते हैं, जवाब देते। शौकत यूसुफ सही साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। ये क्या मामला है जी? क्या 23 मार्च तक बन जाएगी? और ये जो हम बातें सुन रहे हैं कि बसें बड़ी हैं, रोड छोटी है, इनमें कितनी हकीकत है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। और मुबारक हो पेशावर वालों को, क्योंकि उनके सब्र का इम्तिहान ख़त्म होने वाला है अपेरेंटली। और केपीके हुकूमत की तरफ से पेशावर में मेट्रो बस के नाम पर जो सस्ती, म्यारी और बेहतरीन सर्विस देने का वादा है, अलामती तौर पर 23 मार्च 2019 को वो पूरा होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ये जो BRT मनसूबा था 2017 में शुरू किया गया था और इस मनसूबे का आगाज़ किया गया तो उसे लाहौर मेट्रो बस से सस्ती म्यारी सर्विस करार दिया गया था। 6 बार इसकी तारीख चेंज हो चुकी है इनॉग्रेशन की। बहरहाल इस पर एक मजमूई तौर पर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी रिपोर्ट तैयार की जाए। और रहमान साहब हमारे ब्यूरो चीफ, उन्होंने आपको बताते हैं कि अभी तक क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है, वहाँ पर लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए। 23 मार्च को इंशाल्लाह हम ज़रूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है और मैं क्या फैसला करूँगा। हुकूमती दावे एक तरफ, इस वक्त में चमकनी स्टेशन जो पहला स्टेशन है और बस स्टैंड के बाद ये पहला स्टेशन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पे कोई मुसाफिरों के लिए फैसिलिटीज़ बनाई गई है, ना ही यहाँ पर ई टिकटिंग
جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس بس کے لیے وہ ضروری ہوگا، وہ یہاں پہ کچھ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس سے قبل 2017 میں جب اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تو اس کے بعد سے اب تک 6 مرتبہ اس کی لانچنگ کی تاریخ میں توسیع ہو چکی ہے، اور اب جب اس کا افتتاح ہوگا تو 220 بسوں کی بجائے صرف 20 بسیں نظر آئیں گی۔ 26 کلومیٹر طویل پروجیکٹ کی لاگت 49 ارب سے بڑھ کر 66 ارب تک پہنچ چکی ہے، اور اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہے تعمیراتی توسیع۔ اس وقت میں اشنگری اسٹاپ پہ موجود ہوں، اور یہ اشنگری کا علاقہ ویسے بھی کاروباری اہمیت کا حامل ہے، تو یہاں پر ہمارے ساتھ تاجر بھی موجود ہیں، کاروباری حضرات موجود ہیں، اور ایک دکاندار بھی موجود ہیں۔ تو آپ بتائیں آپ کا BRT پہ کیا تبصرہ ہے؟ BRT کی وجہ سے ہم لوگوں کے کاروبار بالکل تباہ ہوئے ہیں۔ BRT پروجیکٹ کا بڑا مقصد روڈ پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا ہے، لیکن عوام کو ابھی بھی اس دعوے پر شک ہے۔ یہ بننے سے ٹریفک جام کا مسئلہ حل ہوگا؟ مشکل ہے، روڈ بہت چھوٹے۔ پشاور کے لوگوں کے لیے بہت بڑی اچھی چیز ہے، اس میں ٹریفک کی روانی بھی اچھی ہو جائے گی اور لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک طرف حکومت ہے جس کی خواہش ہے کہ BRT پر کام جلد از جلد مکمل ہو، دوسری طرف عام عوام ہے جن کا ملا جلا رد عمل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب BRT مکمل ہوگی تو کیا وہ عام عوام کے اطمینان کا ذریعہ بنے گی۔ پروگرام سوال یہ ہے کے لیے کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ ضیاء الحق، ARY نیوز پشاور۔ جی ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہے اس وقت، اور شوکت یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے، لیکن کوئکلی آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھ لی۔ ضیاء صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں 23 مارچ کو آپ کو لگتا ہے اس کی سافٹ اوپننگ ہونے جا رہی ہے، کیا یہ تیار ہے پروجیکٹ اتنا کہ 23 مارچ کو جو ہے بسیں چل جائیں گی اس پہ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آپ نے تو پہلی مبارکباد دے دی ہے، حالانکہ یہ جب فلی لانچ ہوگا تو یہ ستمبر اکتوبر میں جا کر مکمل طور پر جب عوام اس پہ فائدہ اٹھا لیں گی تب یہ ہوگا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اس حکومت کی اب نہ تجربہ کاری اور ان کی جو پلاننگ میں کمی ہے وہ اس کی ایک بڑی مثال ہے، اور یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہو سکتا تھا اور ہوگا بھی۔ گو کہ یہ عمران خان کے جو اپنا بیانیہ ہے بڑے بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے اس کی نفی کرتا ہے، لیکن جب یہ پروجیکٹ شروع کر دیا، لیکن اس پروجیکٹ کو حکومت نے اپنی نہ تجربہ کاری کی وجہ سے اس کو مذاق بنا دیا ہے۔ مطلب کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ تاریخیں دیں، انہوں نے تاریخیں دیں۔ اب یہ ایک بالکل انجینئرنگ ورک تھا، اور انجینئرنگ اصولوں کے انجینئرنگ کے اپنے اصول ہوتے ہیں، لیکن یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکومت تاریخ بھی دیتی رہی ہے، اور اب لوگوں کو منتظر کر دیا ہے، اور لوگوں کو مختلف تاریخیں دے کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ ہوگی، وہ تاریخ ہوگی۔ چلیں اب ایک سافٹ اوپننگ کی بات تو کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے۔ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ نے گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ لگتا ہے گلے کی ہڈی بن گیا ہے یہ پروجیکٹ آپ لوگوں کے لیے۔ ابھی جو میں نے وہاں پہ فوٹیج دیکھی ہے اور کچھ دن پہلے تصاویر آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، جیسے پانی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، وینس ہی لگ رہا تھا۔ یا آپ کو لگ رہا ہے 23 مارچ تک آپ کی خود جو ایک ریئلسٹک ٹائم لائن ہے اس مرتبہ جو آپ لوگوں نے دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جب BRT کی بات ہوتی ہے تو لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بڑے تکلیفیں ہیں اور مشکلات ہیں اور سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ کہیں بھی آپ کنسٹرکشن کریں گے، گلی کا ایک گھر بن رہا ہے تو وہ گلی والے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے پریشانی ہے، لیکن ظاہر ہے جب یہ بنتا ہے، اور یہ وہ BRT نہیں ہے جو لاہور میں بنی ہے، اور اس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی 54 ارب سے 66 ارب پہ پہنچ گیا، تو میں تو ہر ایک کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، منازعہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ اس کا جو پر کلومیٹر حساب جو بتا رہے ہیں، یہ جو BRT ہے یہ 29 ارب کی BRT ہے۔ ہاں جی 29 ارب، یہ میں آپ کو جو BRT جس کو آپ کہتے ہیں، اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف BRT کو ایٹ اے ٹائم شروع نہیں کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ 68 کلومیٹر اور جو اس کے جو فیڈر روٹس تھے وہ اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے دونوں طرف جو 3 رویہ سڑکیں ہیں وہ اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 بڑے بڑے کمپلیکس جہاں پہ 250 سے 300 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہے، 3 پلازے بن رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے کہتے ہیں جی 66 ارب پہ۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ 66 ارب کی BRT نہیں ہے، BRT کے ساتھ جو اور چیزیں ہیں وہ اس میں ہیں۔ پورا جو پروجیکٹ آپ اس کی بات کریں، مجھے بتا دیجئے شوکت صاحب، یہ وہ 29 6 دفعہ پروجیکٹ جو ہے وہ 29 6 دفعہ تاریخ بدلنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ 6 دفعہ تاریخ بدلنے کی پیش وجہ کیونکہ عوام اس لیے بھی غصے میں تھے کہ انہیں 6 مرتبہ کہا گیا وہ نہیں بنی، تو یہ غصہ، یہ وہ بھی غصہ ہے۔
دیکھیں یہ تو ظاہر ہے عوام کو غصہ تو اس لیے ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ تکلیف ہمیں بھی ہو رہی ہے. ہم آپ کو کیا ہم کہیں آسمان پہ تو نہیں ہو رہے ہیں. ہم جب صبح نکلتے ہیں اپنے دفاتر جاتے ہیں, میں گلبہار میں رہتا ہوں, ضیاء بھائی کو پتہ ہے کتنے کنجسٹڈ ایریا میں رہتا ہوں, اور وہاں سے جاتا ہوں مجھے گھنٹہ لگ جاتا ہے, لیکن یہ کسی بھی چیز کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی. اگر ہم کہیں کہ نہیں اسی طرح بن جائے, جس طرح آپ نے کہا کہ جی بارش ہو گئی وہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا, تو ظاہر ہے اس کے اندر پمپ نہیں لگے تھے. جب فائنل ہوگا, کیونکہ اگر آپ پمپ لگائیں گے رات کو ہی کوئی نکال کے لے جائے گا. تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ 23 مارچ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو BRT پہ کام ہے تعمیراتی کام وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں کوئی ٹھیکیدار جو ہے جس کو جو پروجیکٹ بنا رہا ہے, کوئی انکوائری کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہو جی کہ آپ نے 6 مرتبہ تاریخیں دی, ہم اس پہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ بسیں بڑی ہیں, کچھ پارٹس اس کے چھوٹے ہیں سڑک کے, پھر نکاسی آب جو ہے اس کے بھی ایشوز آ رہے ہیں. چلے وہ آپ کی بات مان لیں کہ وہ اینڈ میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن کوئی سر جو ہے وہاں پہ جوڑ کے بیٹھے کہ بھئی ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا, یہ ایک بڑے سفید ہاتھی کی طرح پھیلتا جا رہا ہے, ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی, سیاسی مخالفین جو ہے ہمیں اس کے اوپر تانے دے رہے ہیں. دیکھیں سیاسی مخالفین وہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایشو تو ہے نہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے BRT مکمل لکھی. دیکھو اس میں 6-7 کلومیٹر تو صرف یہ جو فردوس ہے, فردوس سے لے کے گول چکر تک جہاں پہ شمع چوک اس کو کہتے ہیں, یہ 7 کلومیٹر تو ایلیویٹڈ ہے. تو 7 کلومیٹر اس کے مطلب ہے برج بنایا ہم نے. کون بتا سکتا ہے کہ 6 مہینے میں جو نا 7 کلومیٹر برج بن جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اپوزیشن والے ہیں نا, یہ جیل پل سب سے مشہور پل ہے ہمارا, MMA کے دور میں شروع ہوا تھا 2006 میں, اور پھر اس کے بعد ان کے 5 سال گزرے, پھر ANP کے 5 سال گزرے, آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے وہ, اور ہم نے آ کے اس کو مکمل کیا. تو یہ تو دیکھیں کنسٹرکشن کی چیزیں ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کی لاگت بڑھ گئی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں اگر 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ یہ چینجز کرے. یہ کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر کا ایشو ہے, ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی یہ بار بار چینجز یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی سکینڈل ہے, یہ اس میں کوئی انکوائری کی ضرورت ہے, بیکاز جو فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں وہ ہے کہ منصوبہ 49 ارب سے بڑھ کے 70 ارب تک پہنچ گیا ہے اپروکسیمیٹلی, اور خان صاحب کو پسند نہیں آتی یہ باتیں, آپ وہ آسٹیرٹی کر رہے ہیں, کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات آپ بھی کر رہے ہیں, جبکہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ 70 ارب کا نہیں ہے, یہ 29 ارب کا ہے BRT. جو باقی چیزیں ہیں وہ تو کنسٹرکشن کی چیزیں ہیں, اس پہ باقاعدہ ٹینڈر ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دوسری بات آپ نے جو کی نا انکوائری کی جو آپ نے کی, میں ایز اے گورنمنٹ ترجمان, میں بالکل جتنی ایجنسیاں ہیں یہ ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے, آ کے جو مرضی ہے انکوائری کرے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, پوری طرح تیار ہیں اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے. وہ اس کی جو کنسلٹنٹ انہوں نے ہائر کیا, کنٹریکٹر انہوں نے ہائر کیا, بلنگ وہ کر رہے ہیں. ہمارے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی کو تنخواہیں دے رہے ہیں یا ہم پیسے ریلیز کر رہے ہیں. یہ ہولی سولی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے, اس کی پیمنٹ بھی کر رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں, جو 54 ارب کی بات ہے, دیکھیں یہ غلط فہمی پھیل رہی ہے. یہ 59 ارب کا جو بجٹ تھا ہمارا, جو PC1 ہے وہ 59 ارب کا تھا. وہ انہوں نے جو PMLN کی حکومت تھی جب 1 لیگ کے لیے منظوری کے لیے گیا, انہوں نے 54 ارب منظور کیے. تو یہ تو ان کی غلطی تھی, لیکن ہم نے اس کے باوجود اپنا کام سٹارٹ کیا. جب ہماری حکومت آئی تو 1 لیگ میں ہم دوبارہ گئے اور وہاں سے ہم نے منظوری لے کر آئے. تو یہ جو چیزیں جو PC1 بنا تھا وہ آج بھی موجود ہے اللہ کے فضل سے. یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 68 کلومیٹر, یعنی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ لاہور والی جو میٹرو کہتے ہیں 31 ارب پہ ہم نے بنائی 8 سال پہلے, یہ بھی وہ 27 کلومیٹر ہے, یہ بھی 27 کلومیٹر ہے. ہم 8 سال بعد بنا رہے ہیں 29 ارب کی, اور اس میں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس میں 4 سے 5 ارب تک سیونگ آ رہی ہے ہماری. اچھا, تو میں تو کہتا ہوں کہ 25-26 ارب پہ بنائے 8 سال بعد, بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹیو لیا جائے. یہ بھائی ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ جی ڈیلے ہو گیا. کہاں سے ڈیلے ہوا؟ 7 کلومیٹر تو ایلیویٹڈ ہے. ٹھیک ہے, چلیں بڑے بریجز جب بنتے ہیں کہیں دنیا میں کہیں بھی. آپ کا موقف آ گیا شوکت یوسف زئی صاحب. میں چونکہ ضیاء صاحب کو گفتگو کے بیچ میں لانا چاہتی ہوں. ضیاء صاحب ابھی آپ نے جو سوالات میں نے پوچھے اس حوالے سے یوسف زئی صاحب نے جواب دیے ہیں. ایک تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو سیونگ ہوگی 5 سے 6 ارب کی, یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کم لاگت میں بن رہا ہے, اور یہ کہہ رہے فگرز بھی وہ کہہ رہے چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ 49 ارب نہیں ہے جی, یہ 29 ارب تک ہے, اور یہ غلط کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس پروجیکٹ کی لاگت اتنی آ رہی ہے. یہ تو صرف ایک تو وہ BRT کے روڈز کی ایک
लागत दे रहे हैं, दूसरा इसमें बसें भी चलती हैं, बसों के साथ कॉरिडोर होता है, वो सारा पैकेज होता है, उस पैकेज की पूरी मालियत ये 66 अरब रुपए बनती है। और जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक है तो मैं शौकत यूसुफ साहब से पूछना चाहूँगा कि जब नैब ने एक इंक्वायरी मुकम्मल कर ली थी, पेशावर हाई कोर्ट में वो इंक्वायरी पड़ी हुई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस इंक्वायरी के खिलाफ गई और उस पर स्टे लिया, और उसको स्टे लेने का मकसद ये था कि अगर ये इंक्वायरी अभी खुल गई तो ये जो BRT का काम था ये हो सकता है कि इसमें कुछ रुकावट पैदा हो जाए। तो उस रुकावट को पैदा न होने की वजह से उन्होंने स्टे सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे लिया हुआ है और ये कहा है कि जब तक ये पूरा ये BRT मुकम्मल हो जाए उसके बाद इसकी इंक्वायरी शुरू की जाए। और दूसरी बात ये पता करनी थी कि ये शौकत यूसुफ साहब कह रहे हैं कि जी लोगों को तकलीफ है, तो लोगों ने तो यहाँ पर नहीं डिमांड की कि आप 6 माह में पूरा करें, आप 1 साल में पूरा करें। ये तो आप लोगों ने तारीखें दी हुई हैं और आप लोगों की तारीखों की वजह से लोगों की तवक्कुआत बढ़ गई है कि अभी आएगी और अभी आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोगों के जहनों में लोगों को मुश्किलात भी हो रही हैं। और दूसरी बात यह कि इस BRT की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा एक लेटर लिखा हुआ है और उन्होंने हुकूमत को कहा हुआ है कि जी हमारे जो ट्रैफिक वार्डन है जो इस रोड पे काम करते हैं उनको मुख्तलिफ बीमारियां हो रही हैं, तो उनका इलाज भी करवाया जाए। चलें, ये तो ऑफ कोर्स जो आपके पहले नुकात हैं इसके ऊपर यूसुफ ज़ई साहब आपसे मैं लूँगी नुक्ता नज़र, क्योंकि मेरे पास जो फिगर्स हैं आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा गलत हैं, 220 बसें चलनी थी लेकिन अभी से काम शुरू होगा, वो बाद में ऐड होती जाएंगी, ऐसे ही है? ये चूंकि पहले से तय शुदा है कि जो बसें हैं वो बरहलवार आएंगी। अभी जो है ना इसमें सिर्फ जो IT का वो सिस्टम है वो अभी बाकी रहता है और बाकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 23 मार्च तक कंप्लीट हो गया है। इसके जो रोड के जो फीडर रूट्स थे उनको भी कनेक्ट कर दिया गया है, 7 बड़े रोड्स को जो आज अखबारों में भी आया है उसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। सिर्फ जो IT का वो है वो रहता है और उसके साथ हमने ये कहा था कि जैसे जैसे इंस्टॉलेशन होगी IT के उसके साथ साथ बसें आती जाएंगी। तो ये जो है ना तकरीबन अप्रैल के एंड तक काफ़ी बसें हमारे पास आ चुकी होंगी और मई में टोटल बसें पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये जो है ना ये मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हमसे महीना 2 महीना या 3 महीने डिले हो गया है, अगर मैं मान भी लूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये पेशावर की तारीख में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ है और ना ही आज तक किसी ने, जो पेशावर के दावेदार थे जो बाहर बैठ के भी तनकीद कर रहे हैं उनके पास तो कुछ है नहीं। वो ये कहते हैं जी पेशावर का प्रोजेक्ट इन्होंने खोद दिया, पेशावर खोद दिया और धूल उड़ रही है। मैं मानता हूँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है उसमें खड्डे भी बनते हैं, उसमें धूल भी उड़ेगी। अच्छा। बिल्कुल लोगों की जायज वो है, लेकिन जब ये बन जाएगा एक दफा उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि क्या अब बताएं, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन हार जाएंगे और पिशावरी इनको वोट नहीं देंगे इसलिए कि इन्होंने सारा पिशावर खोद दिया है। अच्छा। वही पिशावरी थे, इन्होंने सारी सीटें हमें दे दी PTI को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लोग मुतमईन है सिर्फ। चलिए वक्त मेरे पास कम है, क्विकली ये बता दे 23 मार्च को ज़िया साहब से मैंने पूछा, वो कह रहे मुझे तो नहीं लग रहा कोई ऑपरेशन हो पाएगा, लेकिन 23 मार्च को आपने सॉफ्ट ओपनिंग करनी है तो क्या क्या ऑपरेशनल होगा 23 मार्च को ताकि हमारे हमें आइडिया हो जाए, फिर उस बेसिस पे नेक्स्ट टाइम आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे। देखिए मैंने जो आपसे कहा कि चूंकि हमारे पास 20 बसें, हम कोई छुपा तो नहीं रहे, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 20 बसें पहुंच गई हैं। इंशाल्लाह जो बाकी बसें आएंगी उसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड किया जाएगा। 20 बसें हम हो सकते हैं 23 मार्च से पहले भी चला दें हम, क्योंकि हमारा जो बहुत वादे मत करें, फंस जाएंगे आप वादे करके, पहले भी वादे करके आप। नहीं मैं वादे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वादे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कि 20 बसें हैं बहुत कम है, मुझे पता है, इसका अंदाजा है कि बहुत कम है ये बसें। IT का निजाम अभी रहता है उस पर इंस्टॉलेशन, लेकिन हम चूंकि लोगों को बहुत शुक्रिया मेरे से ज़िया मौजूद थे, बड़ी एक तफसीली उन्होंने बताई ब्यूरो के हवाले से। हुकूमत बहरहाल इस बात पर बिल्कुल बज़िद है कि हम तो 4-5 अरब रुपए बचा रहे हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जब बनेगा तो पेशावर के लोग हमें फिर बाद में दुआएं देंगे जो भी तनकीद करे। प्रोग्राम का खत्म हो गया है, कल मुलाकात होगी, फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।